नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। यह जो इतिहास ग्रंथ है यह नेट सेट पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम और साथ ही जो है वह है असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी, इन सभी के लिए यह इतिहास ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का जो आंदोलन सन 1936 से आरंभ हुआ, उसके बीच छायावादी कविताओं में ही बोए जा चुके थे। यानी जो 1936 में जो नव प्रगतिवाद का आंदोलन चला, वह छायावाद काल में ही उनकी कविता में, छायावाद में जो कविताएं लिखी गई उसमें उसके बीज जो है बीज बोया गया था। इसे आधुनिक काल के आरंभ तक ठेला जा सकता है। अंग्रेजी उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप साम्राज्य विरोधी स्वरों की अनगूंज भारतेंदुकालीन साहित्य में ही सुनाई पड़ने लगती है। किसानों मजदूरों की दुर्दशा की और भी लोगों का ध्यान गया। यानी किसान जो थे, जो मजदूर वर्ग था, उनकी जो दुर्दशा थी उनकी तरफ भी बहुत से लेखकों ने ध्यान दिया था। छायावादी काल में प्रेमघन ने तो किसानों की दुर्दशा का विस्तृत वर्णन किया है। मैथिलीशरण गुप्त ने किसान नाम का एक काव्य भी लिखा। यानी किसान जो काव्य है वह मैथिलीशरण गुप्त का है, याद रखिए। बालमुकुंद गुप्त लिखते हैं, आह बेचारे दुख के मारे निसी दिन पच पच मरे, किसान जब अनाज उत्पन्न होए तब सब उठवा ले जाए लगान। प्रगतिवाद एक वैचारिक आंदोलन था। यानी प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिवाद यह एक वैचारिक आंदोलन है। जैसे कि कहा जाता है कि प्रगतिवाद क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा और नीचे दिएगा वैचारिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, ऐसे यदि विकल्प दिए जाते हैं तो प्रगतिवाद यह वैचारिक आंदोलन था। इसे फ्रांस, इंग्लैंड और भारत के प्रगतिशील लेखक संघ के प्रादुर्भूत मानना, इतिहास का मजाक उड़ाना। यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि जो प्रगतिवाद है एक वैचारिक आंदोलन था, तो इसके साथ ही फ्रांस, इंग्लैंड और भारत के जो प्रगतिशील लेखक संघ है उसे प्रादुर्भूत मानना, इतिहास का मजाक उड़ाना है। यानी कहा जाए तो वह कहते हैं कि जो लेखक, प्रगतिशील लेखक संघ से यदि प्रगतिवाद का उदय होता है तो वह इतिहास के मजाक उड़ाने जैसा है, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। केवल मार्क्सवादी विचारधारा का प्रवाह मानना भी गलत है। किसी भी विचारधारा के आने और पनपने के लिए उपयुक्त मौसम और तदनुरूप ज़मीन की आवश्यकता होती है। यानी कौन सा भी विचार हो या कोई भी प्रवृत्ति हो, यदि पनप कर सामने आती है तो उसके अनुकूल मौसम या तदनुरूप, यानी उसकी पार्श्वभूमि जो है वह होनी चाहिए। यदि तत्कालीन कांग्रेस का इतिहास देखा जाए तो पता लगेगा कि उसके भीतर से समाजवाद का पौधा उग रहा था। यानी जो कांग्रेस था, कांग्रेस के बीच में से समाजवाद जो थे वह भी उत्पन्न हो रहा था। सन 1930 से 1933 तक कांग्रेस का आंदोलन जय पराजय के रास्ते से गुजर रहा था। यानी 1933 में कांग्रेस का जो भी आंदोलन था वह जय पराजय की ओर जा रहा था। सन 1930 में गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ हुई। यह 1930 में गांधी जी ने साबरमती में दांडी यात्रा निकाली। यह जो वैचारिक पृष्ठभूमि है हमारे नेट के पाठ्यक्रम में, वहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नमक कानून तोड़ा, यानी दांडी यात्रा में किसका सत्याग्रह किया? तो नमक का। इस आंदोलन की चिंगारी सारे देश में आग की लपट की तरह फैल गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ कई स्थानों पर सशस्त्र विद्रोह भी हुए, पर गांधी इरविन फैक्ट और गोलमेज कॉन्फ्रेंसों की समझौतावादी नीति से इस आंदोलन की रीढ़ तोड़ दी। इन समझौतों के फलस्वरूप गांधी जी को सरदार भगत सिंह और उनके मित्रों की फांसी का तोहफा मिला। यानी गांधी जी ने जो गोलमेज परिषद अपनाई या जो भी वह समझौते किए, आंदोलन किए, उसके फलस्वरूप जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन तीनों को गिरफ्तार किया गया और फांसी दी गई। गांधी जी भगत सिंह को नहीं बचा सके। सन 1933 में गांधी जी
कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। यानी गांधी जी जो थे कांग्रेस से 1933 से अलग हो गए, 1933 में अलग हो गए। सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया गया। आंदोलन की वापसी पर सुभाष चंद्र बोस अत्यधिक क्षुब्ध थे। उन्होंने बयान दिया कि अब नए सिद्धांतों का आधार पर कांग्रेस का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। कांग्रेस के भीतर नए सिद्धांतों की खोज शुरू हुई। सन 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का जन्म हुआ। आचार्य नरेंद्र देव ने इसके प्रथम अधिवेशन का सभापतित्व स्वीकार किया। यानी जो कांग्रेस में नए सिद्धांतों का मिलन होना चाहिए। 1934 में जो कांग्रेस समाजवादी दल का जो जन्म हुआ और जो उसका अधिवेशन बुलाया गया, उस अधिवेशन के प्रथम सभापति कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। आचार्य जी मूलतः मार्क्सवादी थे, लेकिन वे एक सीमा तक गांधीवादी सिद्धांतों का भी उपयोग करना चाहते थे। कम्युनिस्ट पार्टी को समाजवादी सिद्धांतों से चिढ़ थी। चिढ़ क्या थी? घृणा थी। यही कारण है कि वामपंथियों का कोई संयुक्त मोर्चा नहीं बन सका। यानी वामपंथियों का क्यों संयुक्त मोर्चा नहीं बन सका? तो उसका यह कारण था कि जो कम्युनिस्ट थे वह कम्युनिस्ट को गांधीवादी सिद्धांतों में चिढ़ थी, यानी गांधीवादी के वह विरोध में थे और वह घृणा थी। इसके कारण ही वामपंथियों का कोई एक संयुक्त मोर्चा या आंदोलन बन न सका। जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी रुझानों से सभी परिचित थे। सन 1937 में लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बोलते हुए उन्होंने समाजवादी लक्ष्य तक पहुंचने की घोषणा की थी। कहने का अभिप्राय यह है कि उस समय देश समाजवादी विचारधारा अपनाने के लिए तैयार था। पश्चिम की ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण वहाँ का माहौल भी इसके अनुकूल था। सन 1935 में हेनरी बारबूज के नेतृत्व में संसार के प्रगतिशील लेखकों को संग्रहित करने का प्रयास पेरिस में हुआ। यानी सन 1935 में जो है हेनरी बारबूज के नेतृत्व में जो प्रगतिशील लेखक संघ जो लेखकों को खोज कर या संशोधित करके उसका पेरिस में एक सभा लेने की सोची। संस्कृति की रक्षा के लिए विश्व लेखक अधिवेशन, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ राइटर्स फॉर द डिफेंस ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति की रक्षा करने के लिए लेखक जो संघ है वह संघ स्थापित किया गया। संस्कृति की रक्षा के लिए विश्व लेखक अधिवेशन, यानी संस्कृति की रक्षा करने के लिए विश्व लेखक अधिवेशन यह स्थापित किया गया। विश्व लेखक अधिवेशन यह क्यों बुलाया, किसकी रक्षा में स्थापित किया गया? संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, ऐसे विकल्प दिए जाएंगे तो संस्कृति की रक्षा के लिए विश्व लेखक अधिवेशन यह बनाया गया। इसका नाम है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ राइटर्स फॉर द डिफेंस ऑफ कल्चर। इसी वर्ष पेरिस में बुलाया गया। इस अधिवेशन में प्रगतिशील लेखकों की एक स्थायी समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार और विचारक है एम फोल्टर थे। सन 1935 में ही लंदन स्थित भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वाले ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। यानी सन 1935 में जो लंदन में जो भारतीय रहने वाले थे उनमें से कुछ जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे उन्होंने भारतीय लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का निश्चय किया। इस निर्णय को कार्य रूप में बदलने का काम मुल्कराज आनंद और सद्दात जहीर को सौंपा गया। वहीं पर संघ का घोषणा पत्र भी तैयार किया गया, जिसका सारांश प्रेमचंद ने हंस में छापा। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन लखनऊ में सन 1937 में हुआ। इसी वर्ष से प्रगतिशील लेखक संघ का आरंभ होता है। अभी देखिए, ध्यान दीजिए, 1935 में जो लंदन में जो भारतीय लोग थे वह लंदन में जाके स्थित हुए, वह स्थायिक हुए और वहाँ पर वह रहने लगे थे। फिर वहाँ जो भारतीय लोग थे लंदन में, उन्होंने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करने का निश्चय किया। कब? 1935 में। फिर इसी निर्णय को
कार्य रूप में बदलने का मुल्कराज आनंद और सद्दात ज़हीर को सौंपा गया। यानी फिर उसने उन भारतीयों ने, लंदन में जो भारतीय रहने वाले थे, उन्होंने निश्चय किया कि एक प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होनी चाहिए। ऐसा निश्चय किया, योजना बनाई और फिर आगे उस योजना को कार्य रूप में बदलने का जो काम है वह मुल्कराज आनंद और सद्दात ज़हीर को सौंपा गया, इन दो व्यक्तियों को। वहीं पर संघ का घोषणा पत्र तैयार कर ली। फिर वहीं पर लंदन में ही 1935 में लंदन में ही उस सभा प्रगतिशील लेखक संघ का घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसका सारांश जो था वह प्रेमचंद ने हंस पत्रिका में छापा था, प्रकाशित किया था। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन, यानी जो भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जो 1936 में हुआ था। इसी वर्ष से प्रगतिशील लेखक संघ का आरंभ होता है। यानी भारत में 1936 से प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापित हुआ, यही माना जाता है। छायावादी कवियों में निराला प्रगतिशील लेखक संघ से संबंधित नहीं हुए, पर उनमें बड़ा प्रगतिशील लेखक कौन होगा? उनकी प्रसिद्ध कविता तोड़ती पत्थर 1937 में प्रकाशित हुई। यानी वह प्रगतिशील लेखक छायावादी में जो कवि थे वह निराला कवि, वह प्रगतिशील लेखक संघ में नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी कविताओं में वह प्रगतिशीलता देखने को मिलती है। उनकी जो प्रसिद्ध कविता थी छायावाद की, कवि निराला की, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, बहुत सुंदर कविता है जो 1937 में प्रकाशित हुई। इस पर प्रगतिशील आंदोलन का प्रत्यक्ष न सही परोक्ष प्रभाव देखा जाता है। यानी निराला की किस रचना पर, किस कविता पर प्रगतिशील आंदोलन का प्रभाव देखा जाता है, तो वह तोड़ती पत्थर में। इस वर्ष प्रसाद का लेख यथार्थवाद और छायावाद छपा। इसमें यथार्थवाद प्रगतिवाद से आया है। भगवती चरण वर्मा विचारों से प्रगतिवादी और भाग्यवाद के समर्थक थे। यानी भगवती चरण वर्मा जो थे वह प्रतिक्रियावादी थे और भाग्यवाद के समर्थक थे। लेकिन 1939 में उनकी एक प्रगतिवादी कविता चर मर चूँ चर चर मर मर जा रही चली भैंसा गाड़ी छपी। यानी जो 1944 में भगवती चरण वर्मा की जो प्रगतिवादी कविता थी या प्रगतिशील कविता थी, वह कविता थी चर मर चू चर चर मर मर जा रही है भैंसा गाड़ी छपी। जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले। प्रगतिशील लेखक संघ में प्रगतिवाद कब घुस आया? निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यानी प्रगतिशील लेखकों में प्रगतिवाद कब से आया, उन्होंने प्रगतिवाद कब अपनाया, यह निश्चित रूप से कहा नहीं जाता। प्रेमचंद के अध्यक्षीय भाषण 1937 में प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं है। यानी जो लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का, उसमें अध्यक्षीय भाषण देते समय प्रेमचंद ने भाषण किया था, जो उसमें प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं, यानी प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग उन्होंने किया ही नहीं है। सुधांशु सिंह चौहान के विशाल भारत में प्रकाशित एक लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। यानी जो सुधांशु सिंह चौहान की जो पत्रिका थी या संपादक थे वह विशाल भारत, उसमें एक लेख छपा था, उसमें भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, यह लेख का शीर्षक था, जो 1937 में मार्क्सवादी सिद्धांतों की चर्चा पर है, प्रगतिवाद की नहीं। प्रगतिशील लेखक संघ के किसी भी घोषणा पत्र में इसका उल्लेख नहीं है। सन 1938 में पंत जी के संपादकत्व में रूपाभ का प्रकाशन हुआ। यानी जो सुमित्रानंद पंत थे वह रूपाभ पत्रिका का संपादन करते थे। यह मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था। यानी रूपाभ यह प्रगतिशील लेखक विचारधारा का पत्र था, किंतु इसमें भी प्रगतिवाद शब्द नहीं आ पाया। सन 1940 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के पूना अधिवेशन में नंद दुलारी वाजपेयी ने इसी विषय पर भाषण दिया था। यानी 1940 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में जो पुणे में हुआ था और उसको पूना अधिवेशन कहा जाता है, उसमें नंद दुलारी वाजपेयी ने इसी विषय पर, यानी जो प्रगतिशील लेखक संघ है, इसी विषय पर भाषण दिया था। उस भाषण में भी यह शब्द अनुपस्थित, यानी उस भाषण में भी प्रगतिवाद यह शब्द कहीं नहीं है। सन 1942 में मुक्तिबोध का एक लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि आयामी कल में प्रकाशित हुआ। यानी आगे चलकर जब 1942 में मुक्तिबोध का एक लेख छपा
प्रगतिवाद बोल के। वो प्रगतिवाद एक दृष्टि और आयामी कल पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तार सप्तक 1943 के अपने वक्तव्य में प्रभाकर माचवे ने भी प्रगतिवाद का उल्लेख किया है। यानी जो प्रथम तार सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है, इसके संपादक जो थे वह आगे थे। उन्होंने 1943 में यह प्रकाशित हुआ था पहला तार सप्तक। और फिर उसके वक्तव्य में प्रभाकर माचवे लिखते हैं और प्रभाकर माचवे ने तार सप्तक में ही प्रगतिवाद शब्द का उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि 1942 के पहले प्रगतिशील साहित्य की आलोचना में मार्क्सवादी सिद्धांतों की जकड़नबंदी का प्रवेश हो चुका था। मुक्तिबोध ने अपने लेख में इनके सैनिक रूप का उल्लेख किया है। वे इस आंदोलन की शिविरबद्धता को देखते हुए इसकी सेना में शामिल नहीं हुए। सन 1960 में सुमित्रानंद पंत पर एक लेख, यानी फिर 1960 में उन्होंने सुमित्रानंद पंत पर एक लेख लिखते हुए उन्होंने अपने को प्रयोगवादी कहा, और यद्यपि उससे बढ़कर प्रगतिवादी कवि कौन हो सकता है। पंत जो है 1937-38 में प्रगतिशील रचनाएं लिखने लगे। यानी जो पंत थे सुमित्रानंद पंत, वह 1937 एवं 38 में प्रगतिशील रचनाएं लिखने लगे थे। इसका संग्रह युगवाणी, अभी सुमित्रानंद पंत की प्रगतिशील कविताएं कौन सी है, उसके प्रगतिशील कविताओं का संग्रह कौन सा है, तो युगवाणी में हुआ है जीवन समर्पण देता सुख लगता तलाम। ग्राम्य में भी 1940 में प्रकाशित हुई जो ग्राम्य है, इसमें भी इस आंदोलन का स्पष्ट प्रभाव है। इसमें ग्राम्य जीवन की प्रति वैचारिक सहानुभूति व्यक्त की गई है। इस धारा को खोजने का प्रयास भी कम नहीं हुआ। सन 1938-39 में आज्ञे विशाल भारत के संपादक हुए। यानी आज्ञे ने विशाल भारत पत्रिका का संपादन कब किया, तो 1938-1940 में किया था। विशाल भारत के इसके माध्यम से उन्होंने इसका विरोध करना आरंभ कर दिया। यद्यपि 1947 तक वे इसकी गोष्ठियों में सम्मिलित होते रहे। भगवती चरण वर्मा भी विचार पत्र के माध्यम से इसका विरोध करते रहे। यानी भगवती चरण वर्मा जो है वह विचार नामक पत्र का संपादन करते थे। उन्होंने भी जो प्रगतिशील या प्रगतिवाद शब्द है इसका विरोध करते रहे। इलाचंद्र जोशी और प्रयाग का परिमल भी इसके विरोध में थे। सन 1942 में अंग्रेजी समाजवाद के विरुद्ध देश में जो आंदोलन हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ने उसका साथ नहीं दिया। फलतः वह देश की मुख्य धारा से कट गई। इसका प्रभाव प्रगतिशील आंदोलन पर भी पड़ा। यद्यपि ईस्टा भारतीय जननाट्य संघ 1943 के, यानी भारतीय जननाट्य संघ कब स्थापित हुआ, तो 1943 में स्थापित हुआ, के माध्यम से फांसीवाद के विरुद्ध जन जागरण की मशाल जलाई गई। यानी फांसीवाद के विरुद्ध में कब मशाल जलाई गई, तो भारतीय जननाट्य संघ 1943 के माध्यम से फांसीवाद के विरुद्ध में एक मशाल जलाई गई, आवाज़ उठाई गई। फिर 1951 तक यह आंदोलन बिखर गया। इस बिखराव का संकेत सन 1950 में लिखे गए रामविलास शर्मा के एक नोट में मिलता है। हम में से कई लोग साहित्य में प्रगतिवाद नामक धारा का परिपादन करने लगे। समकालीन साहित्य की अन्य सभी धाराएं इससे बाहर कर दी गई थी। सभी देशभक्त लेखकों का संगठन बनने के बदले वह अनेक धाराओं में केवल एक धारा का प्रतिनिधि बना। उन्होंने एक दूसरा संगठन अखिल भारतीय जनवादी लेखक संघ बनाने का सुझाव दिया। अब इस नाम का एक संगठन बन गया है, किंतु यह अपनी एकांगिता और कट्टरता में प्रगतिशील लेखक संघ से मीलों आगे है। यह रामविलास शर्मा का कथन है। जैसा कि शर्मा जी ने अपने उक्त उदाहरण में प्रगतिवाद की संकीर्णता का उल्लेख किया है, वह प्रगतिवाद कवियों की नामावली से स्पष्ट है। प्रगतिवाद के 3 कवि जैसे ढाक के 3 पात, यानी प्रगतिवाद के 3 महत्वपूर्ण कवि हैं। जैसे ढाक के 3 पात होते हैं, उसी प्रकार उसमें प्रगतिवाद के 3 मुख्य कवि कौन से हैं? एक है नागार्जुन, दूसरे है केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन को तो कृपान देकर उस श्रेणी में
ढाला गया। यानी बच्चन सिंह कहते हैं कि त्रिलोचन को जो है प्रगतिवाद में एक कृपान देकर जबरदस्ती ढाला गया है, रखा गया है। असली प्रयोगवादी दो ही है, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि त्रिलोचन को तो कृपान देकर उस श्रेणी में ढाला गया है, असली प्रगतिवादी दो ही है, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। यह कथन परीक्षा में पूछा था। इन दोनों को लेकर आलोचकों में ठग गई। जिस काव्य आंदोलन में दो ही कवि हो उसकी संकीर्णता स्वतः सिद्ध है। इस आंदोलन में इसका लाभ अवश्य हुआ कि लेखकों में विशिष्ट सामाजिक चेतना उत्पन्न हुई। अभी यहाँ पर नागार्जुन जी का हम परिचय वो देखते हैं। नागार्जुन का जन्म जो है वह 1911 में होता है और एक कवि और एक लेखक, आलोचक एवं एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के व्यक्ति है। उनका और किस लेखक का जन्म जो है 1911 में होता है, यह आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। जन्मना कवि प्रत्याग घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी है। यानी नागार्जुन को घुमक्कड़ कवि कहा जाता है, विचारधारा मूलतः मार्क्सवादी थी। यानी नागार्जुन की विचारधारा मार्क्सवादी थी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। लालू साहू नेवला कटहल घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि नागार्जुन जो थे वह घुमक्कड़ थे, मार्क्सवादी थे, लेकिन मार्क्सवाद होकर भी मार्क्सवाद से वह थोड़ा बाहर भी झांक कर देखते थे। अंग्रेजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से कोई सरोकार नहीं। कुछ दिन काशी रहकर संस्कृत की पढ़ाई अवश्य की। यानी वह किसी अंग्रेजी स्कूल में नहीं गए, कॉलेज विश्वविद्यालय में भी नहीं किए, लेकिन कुछ दिन जो थे उन्होंने काशी में रहकर संस्कृत का अध्ययन किया था, संस्कृत की पढ़ाई की थी। डेढ़ देशी संस्कारों ने उन्हें पश्चिमी प्रभावों से बचाए रखा है। इस अर्थ में संभवतः वे अकेले हैं। महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत और हृदय परिवर्तन में उन्हें आस्था थी। यानी नागार्जुन जो थे वह महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत पर चलते थे और हृदय में एक परिवर्तनशील भी थे। किंतु उनकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने लिखा, अभी गांधी जी की मृत्यु हुई और गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए नागार्जुन लिखते हैं, व्यक्ति के मंदिर में विद्यमान हो, निविड़ तिमिर में देव तुम ही ज्वालस्मान हो। यह नागार्जुन लिखते हैं। धाकचो खोकेन बोई जे गांधी महाता में उनके प्रति आदर व्यक्त किया है। यानी कि नागार्जुन जो है धाकचो दे खोकेन बोई जो गांधी महात्मा उनके प्रति एक आदर व्यक्त किया है। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में सक्रिय योग देने के कारण उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी। यानी नागार्जुन जो जेल यात्रा भी जानी पड़ी। यानी जो जयप्रकाश नारायण द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था क्रांति का, उसमें वह सक्रिय योगदान दे रहे थे, तो वो इसके कारण उनको जेल में भी जाना पड़ा था। किंतु उसी क्रांति को नागार्जुन ने खिचड़ी विप्लव और संपूर्ण भ्रांति कहा है। यानी उसी क्रांति आंदोलन को नागार्जुन ने क्या कहा है, खिचड़ी विप्लव और संपूर्ण भ्रांति कहा है। सन 1962 में चीनी आक्रमण के समय कम्युनिस्टों की नीतियों से सहमत न होकर उनसे अलग हो गए। यानी सर 1962 में जो चीनी आक्रमण हुआ और जो कम्युनिस्टों की नीति थी उससे वह सम्मत नहीं थे नागार्जुन, और फिर उससे वह अलग हो गए। किंतु किसानों मजदूरों की पक्षधरता को कभी आँच न आई। कवि की घोषणा है, अभी वह यहाँ पर स्वयं कवि यानी जो नागार्जुन है वह घोषणा क्या कहते हैं, प्रतिबद्ध हूँ, समस्त हूँ, आबद्ध हूँ। उसकी प्रतिबद्धता बहुजन समाज कल्याण के लिए तो है ही, अपने आप को व्योमोह से उबारने के खातिर भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे वह संबंध न हो। राग से, द्वेष से, आस्था से, अनास्था से वह आबद्ध है। स्वजन परिजन के प्यार की डोर में, प्रियजनों के पलकों की डोर में,
तीसरी चौथी पीढ़ी के तंतुरिक शिशु सुलभ हास में ये आबद्ध कविताएं अधिक संयमित, सरस और मर्मस्पर्शी है। यह नागार्जुन कहते हैं और नागार्जुन की घोषणा है। सब मिलाकर उनके 20 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, यानी सब उनके मिलाकर नागार्जुन के 20 काव्य संग्रह है। उनमें से बहुत सारी ऐसी कविताएं भी है जो सपाट, उबड़ खाबड़, दलीय और पोस्टरीय है। इसके कारण नागार्जुन के मूल्यांकन में बाधा पहुंचती रही है। यानी नागार्जुन के मूल्यांकन में क्यों बाधा है? क्योंकि उनकी कविता जो है कहीं कहीं पर सपाट है, कहीं पर उबड़ खाबड़ है, कहीं पर दलीय है, तो कहीं पोस्टरीय लगती है, इसलिए उनका मूल्यांकन करने में बाधा उत्पन्न हुई है। इन अत्यल्पजीवी कवियों के अतिरिक्त उन्होंने दीर्घजीवी कविताएं भी लिखी है, यानी उन्होंने लंबी कविताएं भी लिखी है। उनकी कविताओं को काटकर एक छोटा सा काव्य संग्रह भी निकाला है। दलीय और पोस्टरीय कविताएं उनके पक्ष को कमज़ोर करती है, किंतु बेहतर कविताओं के लिए वे ऊर्जा देती है। उनकी कविता का मूल सूत्र डेविएशन है। इसी सूत्र के सहारे हम उनकी मूल्यवता और कलात्मकता तक पहुंच सकते हैं। यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं, जो उनकी कविता का मूल सूत्र डेविएशन है, डेविएशन के आधार पर ही बच्चन सिंह कहते हैं कि डेविएशन के आधार पर ही हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन भी कलात्मक पक्ष तक पहुंच सकता है। पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने, ऐसी ही कविता है। बचपन का लौटना, पंकिल कछार में भारी खुरों के निशान, नीलकंठ की उड़ान, सूर्योदय का प्रकाश, बिंब आदि देखकर कह उठता है, ओ नमो भगवते भास्कराय। अशिथिल समाधि की कविता इस प्रकार वस्तुओं का अन्यथाकरण कर देती है, यह उसका प्रमाण है। इस डेविएशन से कविता का अपना कलात्मक सौंदर्य भी निखर उठता है। रवि बाबू में वह वर्ग भेद से डिविएट करता है। वे पूछते हैं कि रवि बाबू को संपन्नता का आडंबर क्यों छू नहीं गया, उससे उनकी प्रतिभा की लो मंदिम क्यों नहीं हुई। नागार्जुन की दृष्टि में वे विश्वबद्ध महाकवि है। यहाँ पर वे बंदी बंदाई पद्धति को तोड़कर कवि के काव्य उत्कर्ष, समानता मूलक दृष्टि और मानवतावाद की आशंका करता है। केदारनाथ अग्रवाल पर लिखी गई कविता ओ जन मन के सजग चितेरे, यानी नागार्जुन ने केदारनाथ सिंह अग्रवाल पर कौन सी कविता लिखी है, तो उसका नाम है ओ जन मन के सजग चितेरे। में कवि भावात्मक तन्मयता में डूबकर शुक्ल जी के शब्दों में जिस भाव योग की दृष्टि करता है वह अद्वितीय है। परिजन से आबद्ध ऐसी कविता दूसरी नहीं है। ग्राम्य लयताल पर स्थिरकती बुंदेलखंडी संस्कृति और धरती में रंगी आत्मीयता से सरोबोर बीच बीच में संघे बिंब कविता में जान डाल देते हैं। नीलम की उजली घाटी में श्वेत कमल कानन में बांध स्वयं केदार को बुंदेलखंडी संस्कृति और किसानी बिंबों से साकार करते हैं। कालिंजर का चौड़ा सीना, वह भी तुम हो। ग्राम वधु की दबी हुई कजरारी चितवन, वह भी तुम हो। कुशित कृषक की डेडी भोवे, वह भी तुम हो। खड़ी सुनहरी फसलों की छटा निराली, वह भी तुम हो। उनकी आत्मीय जनों में पत्नी है, यानी नागार्जुन के आत्मीय जनों में, प्रियजनों में उनकी पत्नी है। शिशु है, यानी बच्चा है। जन्मभूमि है, जन्मभूमि भी है। और है एक विचित्र जंतु नेवता। सिंदूर की तिलकित भाल में वे पत्नी के साथ गांव के पूरे परिवेश को याद करते हैं। याद आते हैं सोजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, स्मृति विहगम की कभी थकने न देती पाँख। याद आता मुझे अपना वह तरोनी ग्राम, याद आती चिलिया में आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदिनी और तालम खान। गुलाबी चूड़ियाँ वात्सल्य का नमूना है, तो तन गई रीढ़, यह तुम थी प्रेम कविताएं है। यानी जो गुलाबी चूड़िया जो है वह वात्सल्य का नमूना है, और साथ ही तन गई रीढ़, यह तुम थी,
यह प्रेम कविताएं हैं। दोनों तरह की कविताएं पारंपरिक वात्सल्य और प्रेम वर्णन से भिन्न है। वह तुम थी में वे लिखते हैं, यानी वह तुम थी कविता संग्रह में नागार्जुन लिखते हैं। कर गई चाक तिमिर का सीना, जोत की फाक यह तुम थी अचानक उमगी, डालों की संधि में छरहरी टहनी, पोर पोर में खसे थे ठूसे यह तुम थी। इस प्रेम में जनपदीय जीवन और उसकी ताजगी दोनों है। जोत की फाक फाक ठूसे भादों की तलिया, कोई किसान कवि ही कह सकता है। नेवला जैसे नाचीज जानवर के प्रति जेल खाने के बंदियों की आत्मीयता देखते ही बनती है। जेल जीवन का नीरस और एकांत परिवेश नेवले की उछल कूद और जीवी विषा से रसाद्र हो उठता है। अपनी मधुरा शैली और बदकरी के कारण पूरा प्रसंग नाटकीय हो जाता है। जनपदीय मौसम, ऋतुचक्र, पेड़ पौधे, फूल फल उनकी चेतना में ऐसे रचे बसे हैं जैसे धमनियों में दौड़ने वाला खून। उनके सौंदर्य चित्रण में कवि का उल्लास भी बरसता चलता है। पाठक कवि के साथ खेतों की मेड़ों पर घूमता, कछाड़ों में उतरता, गेहूं धान की बालों को छूता चूमता, मौल श्री कटहल की टटकी गंध को सूंघता, बंशी मादल के शोरों पर घूमता, किशोरियों के कोमल कंठों में डूबता, आज के उबड़ खाबड़ जीवन को नया अर्थ और अस्तिकता देता है। कुछ उदाहरण देखिए, अभी उसके ही कुछ उदाहरण यानी प्रकृतिवाद के। धीन धीन धमक धमक मेघ बजे, गीली भादो रैन अमावस, कैसे ये नीलम उजास के अक्षत छीट रहे जंगल में। मोल सिरी के ढेर ढेर ताजे टटके फूल, अपनी गवई पकडंडी की बंदन वर्णी धूल। मृगछाला पर पथी प्यारे, मदिरालय आँखों वाले उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये बादल को घिरते देखा है हमारे नेट के पाठ्यक्रम में कविता है। नागार्जुन की राजनीतिक सामाजिक कविताओं में धार वहाँ आती है जहाँ उनके शवर पुत्र और दुर्वासा प्रवेश नहीं है, जहाँ विषय वस्तु गांव के परिवेश से उठती गई है। इन चित्रों में स्वयं शामिल है। उनकी कविताओं में प्रेत का बयान और मास्टर ऐसी कविताएं हैं। वे स्वयं भी तो इसी वर्ग के, यानी वो स्वयं वह मजदूर वर्ग, किसान वर्ग के थे। कैसे लिखूं शांति की कविता, यहाँ बच्चन, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है नागार्जुन का। कैसे लिखूं शांति की कविता, अमन चैन को कैसे कड़ियों में बांधूं, मैं दरिद्र हूँ पुश्त पुश्त की यह दरिद्रता, कटहल के छिलके जैसी खुदरी जीभ से मेरा लहू चाटती आई, मैं न अकेला मुझ जैसे तो लाख है कोटि कोटि है। मृत्यु भीति की दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और रोमांटिक कविताएं बहुत लिखी गई हैं, किंतु मृत्यु का यथार्थ नागार्जुन के यहाँ मिलेगा। यानी मृत्यु का यथार्थ कहाँ किसकी रचनाओं में मिलता है, तो नागार्जुन के रचनाओं में मिलता है। प्रेत का बयान की भाषा पर भी प्रेत की छाया मंडरा रही है। दुख हरण मास्टर तो जीवित प्रेत है। धून खाए शरी तीरों पर, 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिसुतुया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में पाँव तमाचे, इसी तरह दुख हरण मास्टर गढ़ता आदम के सांचे। जिस तरह पर मास्टर कविता में शिक्षा व्यवस्था के साथ स्कूली इमारत की बुनियादी उजागर, यानी मास्टर कविता में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के साथ जो वहाँ स्कूल की जो इमारत है उसके बारे में भी लिखा है, व्यंग किया है। गांव को भी वह रेखांकित किया करते हैं। उसी तरह अकाल और उसके बाद में अकाल के साथ
गांव घर की खस्ता हालत भी उभरती है। यानी जो अकाल और उसके बाद की जो कविता है, अकाल और उसके बाद, यह हमारे नेट के पाठ्यक्रम में कविता है। और यह मैंने एक दूसरे वीडियो में एक सविस्तर इसका एक अलग वीडियो बनाया है और वह सविस्तर समझाई हुई है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चकी रही उदास, कई दिनों तक कान्ही कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर चिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों को भी हालत रही शिकस्त। नागार्जुन के भाषिक मुहावरे टेढ़ गांव के हैं। जहाँ संस्कृत की संधि हुई पदावली मिलेगी, वहाँ पर भी गवई रंग चढ़ा हुआ है। एक ही कविता में वे सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावलियों, छंदों, लयों का प्रयोग करते हैं। यानी बच्चन सिंह नागार्जुन के बारे में कहते हैं कि नागार्जुन के भाषिक मुहावरे टेढ़ गांव के हैं। जहाँ संस्कृत की संधि हुई पदावली मिलेगी, वहाँ पर भी गवई रंग चढ़ा हुआ है। एक ही कविता में वे सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावलियों, छंदों, लयों का प्रयोग करते हैं। छंदोबद्ध कविताओं में मैदानी नदियों का संयमित प्रवाह है, तो मुक्त छंदों में पहाड़ी नदियों की चंचलता। वे शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है। जगह जगह गांव की धरती का खुरखुरापन अपनी उर्वरता और ऊर्जा के साथ उपस्थित है। उन्होंने ठीक ही कहा है, जन जन में तो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। अभी यहाँ पर दूसरे जो कवि है वह हैं केदारनाथ अग्रवाल, यानी जो प्रगतिवाद के माने हैं बच्चन सिंह ने। नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल का जन्म भी 1911 में हुआ है। जो 1911 में इनका जन्म हुआ है। और एक प्रगतिशील अच्छे खासे लेखक है, मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि 1911 में और किस लेखक का जन्म हुआ है, यह बताइए। केदारनाथ जी प्रगतिवादी काव्यधारा के विशिष्ट कवि है। उनकी कविताओं को भी मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जाता है। यानी केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं को भी दो श्रेणियों में बांटा जाता है। मुख्यतः दो श्रेणियाँ हैं, एक है राजनीतिक और दूसरी है काव्य और प्रकृति प्रेम। यानी एक जो शैली है केदारनाथ अग्रवाल की, एक है वह काव्य और प्रगति प्रेम, यानी प्रकृति प्रेम, काव्य और प्रगति प्रेम, और दूसरी है राजनीतिक समाज संबंधी काव्य। पहली धारा की कविताएं मुख्यतः कहे केदार खरी खरी में संग्रहित। यानी पहली जो राजनीतिक जो कविताएं हैं, राजनीतिक कविताएं उनकी केदारनाथ अग्रवाल की, उनका उस संग्रह का नाम है कहे केदार खरी खरी में संग्रहित है। विचारों से मार्क्सवादी होने के कारण उन्होंने आरंभ से ही शोषण, दमन और अत्याचार का विरोध किया। यानी प्रारंभ से ही वह मार्क्सवादी विचारधारा के थे, तो उन्होंने केदारनाथ अग्रवाल ने शोषण, दमन और अत्याचार का विरोध किया है। सन 1947 में सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन केदार का सपना जनवादी सरकार की स्थापना में निहित था। वे सच्चे अर्थों में जनवादी है। यानी केदारनाथ अग्रवाल यहाँ सच्चे अर्थों में जनवादी कवि है। आज़ादी के पहले तथा बाद की स्थितियों का दस्तावेज उनकी कविताओं में मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। यानी यहाँ पर आज़ादी के पहले तथा बाद की स्थितियों का दस्तावेज उनकी कविताओं में मिल जाएगा, यह कोटेशन दिया जाएगा। और यह किस आलोचक का कथन किस कवि के बारे में है, तो केदारनाथ अग्रवाल के बारे में बच्चन सिंह का कथन है। इसमें संदेह नहीं, प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी है। इन कविताओं के बारे में बराबर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहा है और आप भी लगाए जा रहा है। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब वक्तव्य में कविता और कविता में रूपवाद देखा जाता है। कहा जाता है कि उनकी राजनीतिक कविताएं ही असली जनवादी कविताएं, यानी केदारनाथ अग्रवाल की राजनीतिक जो कविताएं है वही जनवादी कविताएं हैं। प्रकृति और प्रेम संबंधी कविताओं पर रूपवाद का प्रभाव है। केदारनाथ अग्रवाल की किस कविता में रूपवाद का प्रभाव है, तो प्रकृति और प्रेम, इन कविताओं में रूपवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। इस तरह के सरलीकरण से केदारनाथ की कविताओं का मूल्यांकन गड़बड़ हो जाता है। प्रकृति और प्रेम की कविताओं को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर उन पर कवि की वैश्विक दृष्टि का
प्रभाव अवश्य परिलक्षित होता है। राजनीतिक कविताओं की सपाट बयानी से वे बच जाती है। रूप के महत्व को आप तो मार्क्सवादी भी स्वीकार करने लगे हैं। कुछ राजनीतिक या दस्तावेजी कविताओं की जांच कर ली जाए कि वे कितनी कविताएं हैं। कुछ उदाहरणों से यह अपने आप स्पष्ट हो जाती है। यानी जो राजनीतिक जो दस्तावेज है उनमें से कुछ पंक्तियां पढ़ने से वह किस श्रेणी में आती है वह पता चलता है। काटो काटो काटो, कर भी मारो मारो, हंसिया हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन से बढ़कर हिंसा क्या है। डंका बजा गांव के भीतर, सब चमार हो गए इकट्ठा एक, उठा बोला दहाड़ कर, हम 50 है पर हाथ 100% है, 100 हाथों से एक का फल बहुत बड़ा है, हम पहाड़ को भी उखाड़ कर रख सकते हैं। यानी यहाँ पर एकता का बल बताया है। सिपाही का डंडा तोड़ता है अंडा, शांति का दिया हुआ अंडे से निकल आया असंतोष, भभक उठा रोष, लहर उठा झंडा क्रांति का। यदि कोई इसे प्रतिबद्ध कविता कहे तो कौन रोक सकता है। यदि कोई जनवादी कहे तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। यानी कहा जाए तो केदारनाथ अग्रवाल को कोई जनवादी कवि कहे तो कह सकता है, कोई प्रतिबद्ध कविता कहे तो कह सकता है। जीभ है तो कुछ भी कहा जा सकता है। यदि इसके लिए कोई नया काव्यशास्त्र गढ़े तो क्या मम्मट मना कर सकते हैं। यानी बच्चन सिंह कहते कि जीव यानी जो जीवा है तो वह कुछ भी बोल सकता है। उसको जीवा है बोलने के लिए उसको प्रकृति ने जीवा दी है तो वह उसका उपयोग करके कुछ भी बोल सकता है। जीवा के लिए कोई एक नया काव्यशास्त्र मम्मट भी नहीं गढ़ सकता। यानी मम्मट भी जीवा के लिए कोई नया काव्यशास्त्र रच नहीं सकता। क्रांति का परचम फहराने वाली कविताओं के बारे में शुक्ल जी ने लिखा है। यानी जो क्रांति का जो परचम है, क्रांति की जो कविताएं हैं, उन कविताओं के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। क्रांति के नाम पर परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई है। यानी यहाँ पर शुक्ल जी क्या कहते हैं कि क्रांति के नाम पर परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई है। सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिवर्तन के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक अनुवृत्त है ये नहीं कहा जा सकता है। मुक्तिबोध के बारे में केदार का विचार है। यानी मुक्तिबोध के बारे में केदारनाथ क्या कहते हैं देखते हैं। केदार अग्रवाल कि उन्होंने जनतांत्रिक चेतना का मार्ग प्रशस्त नहीं किया। क्या जनतंत्र के नाम जाप से उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। केदार की राजनीतिक कविताओं की कमजोरी यही है कि उन्होंने मन मंथन नहीं किया। मन में कोई द्वंद्व नहीं, क्रांति के मार्ग में कोई अवरोध नहीं। आप जैसे चाहा क्रांति की नकेल पकड़कर ले आ दिया गया। यानी यह जो कथन है मुक्तिबोध के बारे में केदारनाथ कहते हैं, केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं। क्या कहते हैं मैं फिर से पढ़ता हूँ। यह इम्पोर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा जाने योग्य है और पूछा भी जा सकता है। तो वह कहते हैं कि केदार विचार है कि उन्होंने जनतांत्रिक चेतना का मार्ग प्रशस्त नहीं किया। यानी जो जनतांत्रिक चेतना थी उसका मार्ग मुक्तिबोध ने प्रशस्त या बनाया नहीं। क्या जनतंत्र के नाम जाप से उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यदि जनतंत्र का मार्ग मुक्तिबोध ने बनाया नहीं तो क्या उस जनतंत्र के नाम जाप करने से क्या वह उनका मार्ग जो है प्रशस्ति बन जाएगा। यानी जनतंत्र का मार्ग। केदार की राजनीतिक कविताओं की कमजोरी यही है कि उन्होंने मन मंथन नहीं किया। यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं फिर, जो केदार की जो राजनीतिक कविताएं हैं उन कविताओं की कमजोरी यही है कि उन्होंने मन मंथन नहीं किया। यानी कोई रास्ता या कोई जनतंत्र या कोई प्रशस्त मार्ग नहीं निकाला। मन में कोई द्वंद्व नहीं, क्रांति के मार्ग में कोई अवरोध नहीं। जब चाहा जैसे चाहा क्रांति की नकेल पकड़कर ले आया दिया। यानी यह बच्चन सिंह केदारनाथ के बारे में कहते हैं। सन 1976 में उन्होंने आज का लेखन में कहा था। यानी सन 1976 में
केदारनाथ ने जो उनका पत्र लिखा था, एक मिनट थोड़ा सा हम कहीं हाँ, केदारनाथ अग्रवाल ने सन 1976 में जो आज का लेखन जो पत्र था उसमें लिखा था। आज का लेखन आग के अंगूठों की क्रांतिकारी कतार का बंदूकमार लेखक है। यानी केदारनाथ अग्रवाल क्या कहते हैं, आज का लेखक जो है वह आग के अंगूठों की क्रांतिकारी कतार का बंदूकमार लेखक, यानी वह आग की तरह है। बंदूकमार लेखक छाप की कविताएं नहीं हो सकती। इस प्रकार के बंदूकमार लेखक ने प्रगतिवादी काव्य के विकास को अधिक क्षतिग्रस्त किया है। उनसे भी अधिक जो लोग खुलकर इसका विरोध करते रहे। बंदूकमार लेखक का प्रभाव इस तरह पड़ा कि हिंदी कविता में पिस्तिल मार लेखक या बुलेट कविता लिखी जाने लगी। तिलचिन ताबड़तोड़ कटाकर में जो लोग ध्वनि सौंदर्य और जनतांत्रिक चेतना देखते हैं वे लोग धन्य हैं। जहाँ तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावाद उत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है। यानी छायावाद उत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत कौन है, तो केदारनाथ अग्रवाल है, याद रखिए। और बच्चन सिंह ने उनको कहा है छायावाद उत्तर के सुमित्रानंदन पंत प्रकृति चित्रण में। फिर भी दोनों में देश काल का अंतर है। पंत की प्रकृति मुख्यतः पहाड़ी है और केदार की मैदानी बुंदेलखंडी। यानी जो पंत ने जो प्रकृति चित्रण किया है वह मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों का किया है, और जो केदारनाथ ने किया है वह मैदानी एवं बुंदेलखंडी है। पंत की प्रकृति कोमल और इंद्रियजानिक है, तो केदार की सहज, आत्मीय और किसानी। यानी जो पंत ने जो प्रकृति चित्रण किया है वह कोमल है और इंद्रजालिक है, लेकिन केदारनाथ ने जो प्रकृति चित्रण किया है उसमें सहजता है, आत्मीयता है और किसानी जीवन है। नीम और पलाश पर पंत ने भी लिखा है और केदार ने भी। यानी नीम और पलाश जो वृक्ष होते हैं, अभी जो बसंत ऋतु है और बसंत ऋतु में होलुक बसंत ऋतु में ही पलाश पर एक बहुत अच्छे खासे फूल आते हैं जो लाल रंग के होते हैं। बहुत इसमें कुछ निबंध भी है, बहुत सारे हैं, हम इस पर बाद में बात करेंगे। पलाश जैसे पंत ने भी पलाश पर लिखा है और नीम पर भी लिखा है, उसी प्रकार केदार ने भी नीम और पलाश पर लिखा है। लेकिन दोनों को दृष्टिकोण में अंतर है। फिर दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। एक में रूप रंग की बहार है तो दूसरे में विकराल वनखंडी दुल्हन बन जाती है। यानी एक जो है पंत जो है वह रंग रूप की बात करते हैं, केदारनाथ जो है वह विकराल वनखंडी दुल्हन की बात करता है। पलाश ढाल लिए रन में खड़े है, बरगद इमली सेलम के पुरनिया पेड़ धतूरा और बेल पर कोई किसान कवि ही लिख सकता है। यानी कहा जाए तो जिसने पलाश को नज़दीकता से देखा है, बेल धतूरा जो ऐसे छोटे मोटे पेड़ रहते हैं, जैसे बेल यहाँ बड़ा वृक्ष रहता है, धतूरा यहाँ छोटा सा वृक्ष रहता है, पुरनिया पेड़, इमली भी बड़ा पेड़, बरगद भी बड़ा पेड़, यह जो है इन पेड़ों का चित्रण कोई किसान कवि ही कह सकता है, किसान ही बोल सकता है। चंद गहना से लौटती बेर में कवि, यानी चंद गहना से लौटती बेर, यह कविता केदारनाथ की है। में कवि खेती की मेड़ पर बैठा देख रहा है, यानी खेती के एक बॉर्डर पर बैठकर वह देख रहा है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना बांधे मुंडे ठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज करा खड़ा। यानी यहाँ पर जो चने के पेड़ पर जब फूल आते हैं वह उस फूल का सौंदर्य बता रहे हैं केदारनाथ। यह हरा ठिंगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। देखता हूँ मैं स्वयं और हो रहा है इस विजन में दूर व्यापारिक नगर में। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, व्यापारिक रंग का प्रेम व्यावसायिक होता है, प्रेम भी उपभोक्ता समाज की वस्तु बन जाता है। उपजाऊ में कई अर्थों का संश्लेषण है, थोड़ा हवा का
उद्यमी स्वरूप तो देखिए। अभी फिर हवा का वर्णन करते हुए किस प्रकार करते हैं इस पंक्तियों में देखते हैं। चढ़ी पेड़ पर महुआ थप थप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी छकोरा किया कान में कू, उतर कर भगी भगी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँओं में लहर खूब भारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। यानी वो हवा की बात करते हुए कहते कि हवा जो है वहाँ वो निकल कर वहाँ चढ़ी पेड़ यानी महुआ के पेड़ पर चढ़ी और फिर महुआ को हिलाकर वो महुआ को गिराई, जो महू रहते हैं उसको गिराया, फिर उसे भी फिर नीचे उतर आई और फिर आम पर चढ़ गई। हवा जो है आम पर चढ़ गई और फिर आम पर चढ़ने के बाद आम को भी हिलाया, फिर वह उसके आम के कानों में जाकर खूब भर आई, फिर नीचे उतरकर भगी यानी फिर हरे भरे खेत में दौड़ती गई और फिर गेहूं की खेत में जाने के बाद वहाँ वहीं पर अनेक पहरों तक उस गेहूं के खेत में ही लहराती रही, धूम मचाती रही हवा। स्वतंत्रता का कितना उल्लास समय और गत्यात्मक किसानी स्वरूप है। केन नदी तो उनके तन मन में ऐसी रची बसी है जैसे पीपल के पत्तों में। यानी यह प्रश्न जो है जो सागर मध्य प्रदेश सागर में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ के पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस कवि के कविता में केन नदी का बार बार या केन शब्द का उल्लेख बार बार आया है, यह प्रश्न पूछा था। मेरे ख्याल से 2022 में ही पूछा था। तो स्वतंत्रता का कितना उल्लासमय यानी गत्यात्मक किसानी जीवन यानी केदारनाथ के कविता में केन नदी का उल्लेख बार बार आया है। तन मन में ऐसी रची बसी है जैसे पीपल के पत्तों में फैली हुई नसें। वह कभी रेती पर बैठता है, कभी उसकी तेज धार देखता है, कभी नदी में सूर्यास्त का दृश्यावलोकन करता है, कभी उसकी उदासी देखकर लौट आता है, कभी उसकी तड़प देखकर स्वयं तड़प उठता है। केन चित्रण में भी प्रच्छन्न रूप से भद्रलोक का विरोध तथा यथास्थिति से संघर्ष है। केन धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, घुसे कस रहा, तोड़ रहा है। तड़ चट्टानी आज नदी बिल्कुल उदास थी। केन किनारे पलथी मारे, केन हमारी तड़प रही है। आदि कविताएं केन से संबंधित है। यानी केदारनाथ के कविताओं में केन शब्द यह बार बार आया है। नदी और उनके पानी पर इतनी ढेर कविताएं शायद किसी ने लिखी हो। यानी नदी और नदी के पानी पर इतनी सारी कविताएं केदारनाथ ने लिखी है। केन स्नान का एक अत्यंत सादा किंतु मनोरम दृश्य है। चली गई है कोई श्यामा आंख बचाकर, नदी नहाकर कांप रहा है अब तक व्याकुल विकल नील। यानी केदार को जनता केन नदी और अपनी पत्नी से बेहद प्यार है। यानी केदारनाथ को किन किन चीज़ों से प्रेम है, प्यार है, तो जनता से है, केन नदी से है और उनकी पत्नी से प्यार है। पत्नी के प्रति यानी पत्नी के बारे में वह केदारनाथ कहते हैं, हे मेरी तुम आओ बैठो पास पास, हम हास और परिहास करें, एक दूसरे को निहार के जीने का अभ्यास करें। वाह क्या बात है। हे मेरी तुम आओ बैठ इसी रेत पर, हमने तुमने जिस पर चलकर उम्र गवाई, एक मैं में द्वैत से अद्वैत होकर वाक्य पूरा कर रहा हूँ, क्रिया कर्ता कर्म से भव भर रहा हूँ। इस तरह के निश्चल राग का अपना महत्व होता है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे यह कि केदारनाथ पत्नी के बारे में क्या कहती, पत्नी से क्या कहती। हे मेरी तुम आओ बैठो पास पास, हम हास और परिहास करें, एक दूसरे को निहार के जीने का अभ्यास करें। हे मेरी तुम आओ बैठो इसी रेत पर, हमने तुमने जिस पर चलकर उम्र गवाई, एक में एक द्वैत से अद्वैत होकर वाक्य पूरा कर रहा हूँ, क्रिया कर्ता कर्म से भव भरा रहा हूँ। इस तरह के निश्चल राग का अपना महत्व होता है। यानी इस प्रकार जो निश्चल राग है उसका महत्व होता है। प्रेयसीवादियों के युग में
ऐसा निर्वाज प्रेम दुर्बल होता जा रहा है। इस अनास्थावादी युग में केदार के अनास्था पर आस्था का शिलालेख लिखा है। नितांत मौन किंतु सार्थक और सजीव कर्म के कृतित्व की सूर्य अभिव्यक्ति मृत्यु पर जीवन के जय घोषणा है। अपने दोस्त के प्रति उनकी कामना उनके आस्थावाद का ही प्रमाण है। यानी दोस्तों के बारे में या दोस्ती पर केदारनाथ क्या करते हैं देखते हैं। हम जिए न जिए दोस्त तुम जियो, एक नौजवान की तरह खेत में झूम रहे धान की तरह। हम जिए न जिए दोस्त तुम जियो अजय इंसान की तरह, मरण के इस चरण में अमरण आकर्षण तनी कमाल की तरह। यानी वो दोस्त के बारे में कहते हैं कि दोस्त यानी मैं जीऊँ या न जीऊँ लेकिन तू जीता रहे। मैं फिर से पढ़ता हूँ यहाँ अपने दोस्त की प्रति कामना का आस्थावान करते हुए प्रमाण देते हैं। हम जिए न जिए दोस्त तुम जियो, एक नौजवान की तरह खेत में झूम रहे धान की तरह। हम जिए न जिए दोस्त तुम जियो अजय इंसान की तरह, मरण के इस रण में अमरण अकर्ण तनी कमान की तरह। यानी वह कहते हैं कि वह दोस्त को कहते हैं कि तुम जो नौजवान है झूमता है उसी प्रकार तुम जिंदगी जियो। केदार शब्दों को अतिक्रमित करने अनकहा को कहा मानने की में विश्वास नहीं करते। इसे वे आयाती सिद्धांत मानते हैं। आयातित सिद्धांत केदारनाथ किसको मानते हैं कि अनकहा जो कहा मानने में यानी विश्वास नहीं करते। यानी वो शब्दों पर अतिक्रमण नहीं करते। शब्दों को अतिक्रमण नहीं करके और अतिक्रमण करके यानी ज़बरदस्ती शब्दों को मोड़ मटोड़ कर उसके अर्थ बदल देना, वो ऐसा नहीं करते और इसी को वह आयातित सिद्धांत मानते हैं। अब अशब्द की स्थिति भी उन्हें अनिवार्य है। इस स्थिति में आदमी विस्थापित होता है और संप्रेषण की कठिनाइयों पैदा होती है। यह केदार की अपनी विशेषता भी है और कलागत कमजोरी भी। इन कमजोरियों और विशेषताओं को उनके काव्य संग्रह युग की गंगा फूल नहीं रंग बोलते हैं। यानी यह केदारनाथ का यह महत्वपूर्ण काव्य संग्रह युग की गंगा फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा है मेरी तुम, आत्मगंध आदि उनकी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। अभी यहाँ पर जो दूसरे कवि है वह है त्रिलोचन। अभी हमारा लगभग थोड़ा सा वहाँ पढ़ते हैं। मुख्यतः आत्मविश्लेषण के कवि है, यानी त्रिलोचन यह आत्मविश्लेषण के कवि है। इसके माध्यम से उन्होंने किसानी जीवन और परिवेश का चित्रण किया है। त्रिलोचन ने आत्मविश्लेषण कवि है और उन्होंने जो है किसानी जीवन का वर्णन किया है। उनमें किसान जीवन की रीति नीति, आस्था विश्वास, आशा निराशा, गरीबी मुक्ति कामना आदि के अनगिनत चित्र उकेरे गए हैं। किंवदंती पुरुष त्रिलोचन को बाहर से जानना खतरनाक है। यानी जो किंवदंतियाँ है वह किंवदंती जो पुरुष है वह त्रिलोचन को केवल बाहर से जानना एक खतरनाक हो सकता है। यानी पुरुष के लिए पुरुष है समझकर त्रिलोचन को जानना बाहर से एक खतरनाक साबित हो सकता है, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। और कहा जाए तो केदारनाथ त्रिलोचन ने किन किन विषयों पर कविता लिखी है? किसान जीवन पर लिखी है और किसान जीवन की जो रीति नीति थी, आस्था थी, विश्वास था, आशा थी, निराशा थी, गरीबी मुक्ति कामना, इन विषयों पर त्रिलोचन ने कविताएं लिखी है। इतिहास और तिथिक्रम गढ़मठ है, उन्हें जानना हो तो उनकी रचना से जानो। यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं, यदि त्रिलोचन को जानना है तो उनकी रचनाओं को जानो, उनकी रचनाओं की स्थिति या समय के आधार पर मत जानो। कवि को कविता बनाती है यूँ शायद ही कोई कविता को उनमें त्रिलोचन न हो। यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि कवि को कविता बनाती है, उन्हें जानना हो तो उनकी रचना से जानो, उन्हें न जानने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। जानना हो तो उनकी कविता को है, कवि को कविता बनाती है। यो शायद ही कोई कविता हो जिसमें त्रिलोचन न हो। जीवन का एक लघु प्रसंग उनके जीवन का एक बुनियादी बिंदु है। अपने बारे में उन्होंने कई कविताएं लिखी, यानी खुद के बारे में त्रिलोचन ने बहुत सी कविताएं लिखी है। वही त्रिलोचन है
चीर भरा, यानी त्रिलोचन खुद के बारे में लिख रहे हैं, वही त्रिलोचन है चीर भरा पाजामा भीख मांगते उसी त्रिलोचन को देखा कल। इस यथार्थ के भीतर उनके व्यक्तित्व का बनाना होता है। अभी यहाँ पर उनका एक छंद देखते हैं। उठा हुआ सिर, चौड़ी छाती, लंबी बाहें, सधे कदम, तेजी में टेढ़ी मेढ़ी राहें, जीवन इसका जो कुछ है पथ पर बिखरा है, तप तप कर ही भट्टी में सोना निखरा है। वाह, क्या बात है। तो इस प्रकार की कविताएं वह केदारनाथ लिखते थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, पेपर 1 का भी हम लेक्चर ले रहे हैं। उसमें हम अभी ये टीचिंग एप्टीट्यूड देख रहे हैं और उसके बाद हम रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शोध अभिक्षमता यहाँ हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।